हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कमरे के इर्द गिर्द शोर शराबे की एक भी गूंज नहीं थी। दूर दूर तक खामोशियां गुप्त अंधेरे में लिपटी हुई थी। विद्या कभी गुलाब की पंखुड़ियों को देखते तो कभी मेहंदी से रंगे अपने हाथों को देखती। जब भी वह अपने हाथों में मेहंदी से लिखे उसके पति के नाम यानी कि विनय को देखती तो उसकी चूड़ियों की खनक उस कमरे की शांति को भंग कर देती। इंतजार का वो हर पल सदियों सा लग रहा था। वह मन ही मन अपने पति द्वारा दरवाजे के दस्तक को महसूस कर पूरे शरीर में एक रोमांचित कर देने वाले झंझनाहट को अनुभव करती। वह उसके पति के आते ही उसके सिर से सेहरा उतारकर उसके करीब बैठने और उसके घूंघट को बड़े प्यार से उठाने और फिर आगे की हरकत सोचकर ही सिहर उठी। जब उसका ध्यान खुला तो वह स्वयं को कमरे में बिल्कुल अकेली पाकर व्याकुल हो उठी। इंतजार के वो पल उसे काट खाने को आ रही थी। हाल जोड़े में लिपटी विद्या शर्म से सिमटी अपने लंबे से घूंघट से दरवाजे की ओर ताके जा रही थी। अपने सुहागरात के सपनों को सोचकर आतुर मन से कभी वो दरवाजे पर दस्तक सुनने को आतुर होती, कभी अपने बिस्तर पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियों को अपने पैर के अंगूठों से मसलती जा रही थी। जैसे जैसे रात जवान हो रही थी, विद्या अरमान भी ऊंची उड़ान भर रहे थे। अपने मन को संयमित करने के लिए उसने अपने बिस्तर से एक गुलाब के फूल को उठाकर उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर तोड़ते हुए फेंकने लगी और मन ही मन अपने सुहागरात के रोमांचक होने या ना होने का भविष्य देखने लगी और कहने लगी, क्या सुहागरात रोमांचक होगी? फिर दूसरी पंखुड़ी फेंकते हुए बोली, नहीं होगी, होगी नहीं होगी। इंतजार की घड़ियां और भी लंबी होती जा रही थी, लेकिन अभी भी दरवाजे पर कोई भी दस्तक नहीं हुई थी। अब विद्या का मन बेचैन होने लगा था। आखिर वह और कितना इंतजार करे। इंतजार की हद अब खत्म होने लगी थी। आधी रात हो चुकी थी। इंतजार में गुजरते हर लम्हे जलकर खाक होते जा रहे थे और साथ में विद्या के अरमान भी। बिस्तर पे पड़े फूलों की महक और कमरे में फैली इत्र की खुशबू भी फीकी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे रात ढलने लगी और विद्या के सारे अरमान और ख्वाहिशें पिघलकर आंखों से आंसू बनकर बह निकले। उसके साजो सिंगार आंसुओं से धुलने लगे थे कि तभी दरवाजे के खुलने और खुलकर बंद होने की आहट हुई। अचानक दरवाजे की आवाज सुनकर विद्या सिहर उठी। उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और देखा, एक शख्स उसकी ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वह उसके सामने बिस्तर पर बैठ गया। विद्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर उसे देख पाए। उसके मन में फिर से सोए अरमान जगने लगे थे। तभी दो हाथ उसके घूंघट को उठाने लगे। विद्या ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को अपने पति के हाथों से सहारे उठने के बारे में सोचने लगी। उसकी हर कल्पना सच होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि एक हाथ ने उसके चेहरे को उठाया। अब उसकी बारी थी कि वह अपने पलकों को खोलकर अपने पति का दीदार करे। विद्या ने अपनी आंखें खोली। ये क्या? वो तो चौंक पड़ी। ये तो उसका पति विनय नहीं, बल्कि ये तो वह इंसान है जिसे उसने विनय को उसके साथ फेरे लेने में मदद कर रहा था। उस वक्त उसने सोचा था कि शायद किसी कारण विनय को सहारे की जरूरत पड़ी होगी और वह कुछ नहीं बोली। विजय को देखते ही विद्या तेजी से पलंग से उतरी और विजय से दूर छिटक गई। वह बड़े ही घृणास्पद भाव से बोली, कौन हो तुम और यहाँ मेरे इस कमरे में क्यों आए और मेरे पति की जगह लेने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उस व्यक्ति ने बड़े ही कुटिल मुस्कान बिखरते हुए बोला, विद्या, मैं ही तुम्हारा आधा पति विजय, तुम्हारे पति विनय का चचेरा भाई। तुम्हें याद ही होगा कि मैंने तुम्हारे पति के साथ सबके सामने 7 फेरे लिए थे।
अंतर बस इतना है कि मैंने सबके सामने तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं डाला है। तुम कहो तो वो भी कसर भी पूरी कर देता हूँ। वैसे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक बार तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारा पूरा पति भी बन जाऊंगा। कसम से किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कमरा मैंने ही तो सजाने के लिए कहा था। वैसे भी तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है और उसके इंतजार में तुम्हारी सुहागरात अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हारा पति एक मंदबुद्धि व्यक्ति है। वो भी तुम्हारे आधे पति की तरह ही है। वो तुम्हें पति का नाम देगा और मैं पति का काम। इस घर में उसका नहीं बल्कि मेरा प्रभुत्व है। उसके इलाज के साथ साथ इस घर का दाना पानी मेरे रहमो करम पर चल रहा है। उसके पिता का बिजनेस भी मैं ही संभाल रहा हूँ। तुम मुझे खुश करती रहो, मैं इस घर में सबको खुश रखूंगा और साथ में तुम्हें भी एक अलग तरीके से। तुम समझ रही हो ना? न सब कुछ सुनकर विद्या घृणा से भर उठी। तभी विजय उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विद्या ने उसे जोर से धक्का देकर उसे पलंग पर गिरा दिया और झट से दरवाजा खोलकर वो बाहर चली गई। वो बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक कमरे में चली गई, जहाँ विनय की माँ सुनीता जी सो रही थी। उसने अपनी सास को जगाया और रोते हुए बोली, माँ जी, ये सब क्या है? विनय के इस हालत के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुनीता जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें भी इस शादी के लिए राजी हो तुम। इतना सुनकर विद्या को सब समझते देर नहीं लगी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे एक मंदबुद्धि के साथ शादी करवाकर उसे निपटा दिया और समाज के सामने अपने फर्ज से मुक्ति हो गई। विद्या के पिता की मृत्यु के बाद से ही उसकी सौतेली माँ किसी तरह उससे छुटकारा ही तो पाना चाहती थी। विद्या ने वो रात रोते हुए गुजारी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ऐसी क्यों है। बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, बड़ी हुई तो पिता भी छोड़कर चले गए और अब जब उसने सोचा था कि पति के प्रेम से उसके जीवन में खुशियों के नए रंग भरेंगे, तब पति भी मिला तो ऐसा। असली सुबह नए घर में विद्या के लिए न कोई कौलुतुम था, न ही कोई उम्मीद। वो उठकर बाहर आई तो सविता जी रसोई में कुछ काम कर रही थी। बहू को देखते ही उसकी उदास आंखें देखकर सुनीता जी के आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ करना बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे बेटे की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया होगा। विद्या के आंखों में आंसुओं के सैलाब उमड़ आए। उसे तो मायके की तरफ से ही धोखा मिला था, तो वो ससुराल वालों को क्या कहती। विद्या के साथ किस्मत ने आज तक उसे केवल रुलाया ही तो था। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। विनय रसोई में आया और बिल्कुल किसी मायूस बच्चे की तरह अपनी माँ का पल्लू पकड़कर नाश्ता मांगने लगा। विद्या उसके चेहरे की मासूमियत देखती ही रह गई। इन सब में आखिर विनय की गलती भी क्या थी? वो विद्या को भी मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगा, हेलो दोस्त, क्या भी अब तुम्हें भी नाश्ता चाहिए? मेरी माँ बहुत बढ़िया खाना बनाती है। उसकी निरक्षर मुस्कुराहट देखकर विद्या भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई और बोल पड़ी, अच्छा तो मैं आपकी दोस्त हूँ? विनय सिर झुलाते हुए बोला, हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि वो मेरे लिए नई साथी लाने वाली है जो मेरी पत्नी होगी। तभी विजय भी विनय को ढूंढते हुए वहाँ आ गया और कड़क स्वर में बोला, विनय, तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, जल्दी चलो, फिर मुझे काम करने भी जाना है। विजय को देखते ही विनय सहम गया। विद्या की नजरें विजय से मिली तो कल रात की घटना याद करके उसका मन घृणा से भर उठा। जब विजय विनय को लेकर चला गया तब विद्या ने नीता जी से पूछा, माँ जी, विनय की ऐसी हालत कैसे हुई? क्या विनय बचपन से ही मंदबुद्धि है? नीता जी ने बताया, नहीं बेटा, विनय बचपन से ऐसा नहीं है। वह सीढ़ी से फिसलकर गिर गया था और उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। विनय मरते मरते बचा था। इससे पहले इसके पिता भी इसी तरह सीढ़ी से फिसलकर गिरे थे और उनकी मौत हो गई थी। विनय तो बच गया, लेकिन जब तक उसे दौरे पड़ने लगते हैं, के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, डॉक्टर ने उसे ज्यादा बात करने से मना किया है। तब से विजय और उसके पिता ही हम दोनों की देखभाल
कर रहे हैं। विनय की पूरी जिम्मेदारियां विजय ने उठा ली है। दवाई से लेकर खाने पीने तक का ख्याल विजय ही रखता चला आ रहा है। विजय का नाम सुनते ही उसे विजय का वो घिनौना व्यवहार याद आने लगा, लेकिन उसने ये सब अभी सुनीता जी को वो सब बताना ठीक नहीं समझा और कहा, माँ जी मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब से आपकी और विनय की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी होगी। अगले दिन से विद्या ने एक कर्म योगिनी की तरह तप करने का निश्चय कर लिया था। सुबह होती ही विद्या ने किचन में जाकर सबके लिए खाना बना लिया और इससे पहले कि विनय के काम को हाथ लगाता, विद्या ने विनय के सारे काम कर डाले और सुबह का नाश्ता भी करा दिया। विद्या को विनय के दवाई पर भी शक होने लगा, इसलिए उसने उसके दवाई की बोतल में से एक खुराक बिना खिलाए कम कर दी ताकि किसी को शक न हो। विजय के आते ही जब उसने देखा कि विनय का सारा काम पूरा हो चुका है तो वह नाराज हुआ, लेकिन सुनीता जी के सामने कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो, दवाई तो विनय वही खाएगा जो मैं लाकर रख दिया हूँ। न सोचकर विजय वहाँ से चला गया। विजय के जाते ही विद्या विनय और सुनीता को लेकर एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास चली गई, जहाँ उन्हें पता चला कि विनय को दी जा रही दवाइयाँ उसे ठीक करने के बजाय उसे और भी बीमार कर रही है। इतना सुनते ही सुनीता जी के होश उड़ गए। वह सपने में भी नहीं सोच पाई थी कि उनके देवर और भतीजा मिलकर उनके बेटे की जान लेने पर तुले हुए हैं। विद्या ने फौरन पुलिस को बुला लिया और डॉक्टर के सामने ही सारा माजरा पुलिस को बता दिया। पुलिस ने भी सारी बात समझ ली और एफआईआर दर्ज कर विनय के ठीक होने का इंतजार करने लगे।